इस कहानी की शुरुआत में हम एक रेगिस्तान में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कड़कती धूप में गड्ढे खोद रहे थे। तभी वहां अचानक एक रैटल स्नेक आता है, जिसे देखकर एक लड़का जो कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, अपने जूते उतारकर सांप से कटवा लेता है और तुरंत सांप के काटने से वो मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्टैनली फोर्थ नाम के एक लड़के को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो जूते एक फेमस बेसबॉल प्लेयर के थे जो कि एक शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली ने ही उन जूतों को चोरी किया है। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक और भी गहरा हो जाता है। दरअसल उसके घर में दर्जनों जूते मौजूद थे और स्टैनली के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो भी थी। इन सब चीजों को देखकर स्टैनली को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। तब स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चूज करता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ बुरी चीजें उसकी फैमिली का कोई श्राप है जो उसे इफेक्ट कर रही हैं। अब उसकी बस एक बहुत बड़ी रेगिस्तान से गुजरती है जहां बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन यह बस उसका एक भ्रम था। अब उसकी बस एक छोटे से टाउन में पहुंचती है जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने थे। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम काफी फनी लगता है। इसके बाद वो उसे वहां के नियम और कानून कायदे समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहां पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और ना ही आसपास कोई दीवार होती है। जेल की दीवार थी तो बस चारों ओर फैला मीलों दूर रेगिस्तान, जहां बूंद भर भी पानी नहीं था और इंसान 1 घंटे भी जिंदा न रह पाए। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की सोचता भी नहीं था। अब स्टैनली को 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने के लिए उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे बैटल स्नेक और येलो लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही जहरीले जानवर थे जो किसी की भी बस 10 मिनट में जान ले ले। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पिंस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि यहाँ का रूल है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाते हैं जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ के बेड पर उल्टियों के निशान थे, जो कि बीमार लोग मर चुके थे उनके थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निक नेम से पुकारते थे जो उन्हें वहां आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ पर है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे धक्का देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निक नेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है, लेकिन तभी एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा, इसलिए तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों भेजा गया, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। अब रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है। इसी वजह से उसके डैड स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब थी। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग कैट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर सुबह होने से पहले ही सभी लड़कों को जगा दिया जाता है और नाश्ते के बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है। पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा सिर्फ एक्सरे ही यूज करता है। इसके बाद वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे यह भी बताता है कि ये गड्ढे किसी खास मकसद के लिए नहीं, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए खुदवाए जा रहे हैं। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकली हुई रेत को बाहर फेंकने लगते हैं। अब गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के उस श्राप का ख्याल आता है। उसका एक पूर्वज एलिया सूरों के फार्म में काम किया करता था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जर्नी नाम की एक भविष्य बताने वाली
लेडी के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जर्नी ने उसे यह सब भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी ताकि उसका करियर सुधर सके। लेकिन एलिया ने हार नहीं मानी और मायरा के डैड को सब बता दिया। लेकिन वहाँ एक और आदमी था जो मायरा से शादी करना चाहता था, जिसने मायरा के पिता को दहेज में ढेर सारे सुअर दिए और उसका दिल जीत लिया। जिसके बाद एलिया दुखी होकर फिर से जीरोनी के पास गया, लेकिन इस बार जीरोनी को उस पर दया आ गई और उसने एक ट्रिक बताई कि तुम्हें हर दिन एक छोटे से सुअर को पानी पिलाने के लिए पहाड़ पर ले जाना होगा और जब तक पिग पानी पिएगा तुम्हें वहीं रुककर गाना गाना होगा। इस तरह तुम भी मजबूत हो जाओगे और सुअर भी काफी बड़ा हो जाएगा और दहेज के लिए एक अच्छा गिफ्ट बन सकता है। लेकिन पिग को पानी पिलाने के बाद मुझे भी पहाड़ पर ले जाकर पानी पिलाना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर एक श्राप लग जाएगा। एलिया खुशी खुशी बात मान जाता है और रोजाना ऐसा ही करने लगा। जब एक दिन पिग काफी बड़ा हो गया तो वो उसे लेकर अपने होने वाले ससुर के पास जाकर उसे दहेज में दे देता है। लेकिन मायरा दोनों को पसंद करती थी और काफी कंफ्यूज थी और फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो किससे शादी करे। इसलिए वो एक गेसिंग गेम के जरिए अपने पति को चुनने का फैसला करती हैं, जिस पर एलिया बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेगा और जीरोनी की सलाह के मुताबिक अमेरिका जाकर अपना करियर बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जीरोनी को पानी पिलाना भूल गया और उसे मिले बिना ही वहाँ से निकल गया, जिस पर जीरोनी ने उसके खानदान को वो शराब दे दिया था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ मिस्टर सर गड्ढों के पास अपना ट्रक लेकर आते हैं ताकि सभी लोग अपनी पानी की बोतलें भर सके। उसी वक्त जब बाकी लोग स्टैनली के हाथ में हुए पहले छाले को देखते हैं तो उसे चिढ़ाते हैं। आज सबसे पहले रो का काम खत्म हुआ था क्योंकि वो खुदाई में सबसे ज्यादा माहिर था। आखिर में जब स्टैनली का काम खत्म होता है तो कोई भी बाहर निकलने में उसकी मदद नहीं करता और उसे समझ आता है कि यहाँ खुद के भरोसे ही जीना होगा। जब वो वापस टाउन में आ जाता है तो देखता है कि मिस्टर सर उस पर गन ताने खड़े हैं, लेकिन असल में वो एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर निशाना लगा रहे थे और वो उसे गोली से मार देते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे स्टैनली वहाँ की जिंदगी का आदी हो जाता है। वो रोज सुबह जल्दी उठता है और नाश्ते में वही बेकार खाना खाकर काम पर चला जाता है, जहाँ दिन भर गड्ढे खोदते हुए उसका दिन गुजरता है और कई बार खतरनाक जानवरों से उसका सामना भी होता है। दूसरे लड़के भी उसे परेशान करते रहते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि स्टैनली उनसे उलझकर अपनी मुसीबतें और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो शांत रहकर सब कुछ सहन करता है। जब वो अपनी मॉम को खत लिखता है तो उसे बताता है कि वो वहाँ बहुत एंजॉय कर रहा है और वो एक नॉर्मल समर कैंप की तरह बहुत ही बढ़िया जगह है। एक दिन शाम को गड्ढा खोदते स्टैनली को एक फॉसिल मिलता है जिसे वो डॉक्टर पिंस्की के पास लाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई मतलब नहीं है। फिर वो उससे बताता है कि इस एरिया में कभी झील हुआ करती थी और इसके चारों तरफ फैली हुई जमीन वार्डन के ग्रैंडफादर की थी। अब हम पास्ट में देखते हैं कि वो एरिया कभी हरा भरा हुआ करता था, जहां सैम नाम का एक व्यापारी अपनी गधा गाड़ी में प्याज बेचने के लिए अक्सर आया करता था। सैम को वहां की एक लोकल टीचर कैथरीन पर कर्ज था, जिसके लिए वो प्याज से बना एक खास किस्म का नाश्ता लाया करता था, जिसके बदले में वो उसे अचार दिया करती थी। टाउन के सभी लोगों को कैथरीन पसंद थी और कैथरीन का सैम को इतनी इम्पोर्टेंस देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब एक दिन बारिश के दौरान सैम और कैथरीन एक दूसरे को किस कर रहे थे और तभी वॉकर उन्हें देख लेता है और पूरे टाउन में ये खबर फैला देता है, जिसे थोड़ी देर में सारे गांव वाले मिलकर सजा के तौर पर स्कूल को जला देते हैं। अब कैथरीन दौड़ती हुई पुलिस के पास जाती है, लेकिन वो नशे में धुत था जो कैथरीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसके बाद कैथरीन दौड़ती हुई वापस सैम की ओर जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गाँव वालों ने बोट में बैठे सैम को गोली से मारकर खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद कैथरीन वापस आती है और पुलिस वाले को गोली मारकर उसे खत्म कर देती हैं, जिसके बाद उसे किस करती हैं और उसी दिन वो टाउन छोड़कर चली जाती हैं और किसिंग कैट के नाम से मशहूर हो जाती हैं। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर एक्सरे स्टैनली के पास आकर उससे कहता है कि अगली बार अगर उसे कोई भी चीज मिले तो पहले उसके पास ले आए। इसके बाद में स्टैनली और एक परेशान करने वाले लड़के के बीच में लड़ाई होने लगती है कि तभी बाकी लड़के आकर दोनों को शांत कराते हैं। अब स्टैनली को उसकी मॉम का खत मिलता है जिसमें लिखा था कि उसके डैड के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे और मकान मालिक उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता था।
अगले दिन गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक छोटी सी चीज मिलती है जिस पर KB लिखा हुआ था। लड़कों को लगता है कि शायद ये शॉटगन की सेल है, पर ये बहुत पतला था। तभी एक्सरे स्टैनली के हाथ से वो चीज छीन लेता है और जैसे ही पिंस्की उस चीज को देखता है वो तुरंत जाकर वार्डन को खबर कर देता है। लेकिन जब वार्डन वहाँ पर आता है तो उसे देखकर सभी लड़के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वार्डन एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो उस चीज को देखकर बहुत खुश होती है और एक्सरे को उस दिन की छुट्टी भी दे देती है और बाकी सभी लड़कों से एक्सरे के गड्ढे के आसपास का पूरा एरिया खोदने को कहती हैं। इसलिए उस दिन बाकी सबको ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिलती। अगले कुछ दिनों तक सभी लड़के उसी टनल को खोदते रहते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था, पर उन्हें वहाँ पर एक छोटे से डायलर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। और इसके बाद वार्डन उन्हें ये टनल खोदने को रोककर पहले की तरह गड्ढे खोदने को कह देती है। अगले दिन जब मिस्टर सर लड़कों की बोतलें भर रहा होता है, तब एक लड़का उसके ट्रक से सनफ्लावर के बीज चुरा लेता है और उसके जाते ही सब लड़के उन बीजों को आपस में बांटने लगते हैं। लेकिन जल्द ही मिस्टर सर को बैग चोरी के बारे में पता चल जाता है और वो ट्रक मोड़कर वापस आ जाता है। वो सभी उन बीजों को छुपाने लगते हैं और तभी गलती से वो बैग स्टैनली के पैरों पर गिर जाता है। इसलिए वो बैग को रेत के अंदर छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मिस्टर सर बैग को देख लेता है और तब अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्टैनली झूठ बोल देता है कि ये चोरी मैंने खुद किया है। ये देखकर सब लड़के हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सर स्टैनली को सजा देने के लिए वार्डन के पास लेकर जाता है। उसके ऑफिस के अंदर किसिंग कैट के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। अब वार्डन मिस्टर सर को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने सनफ्लावर सीड्स जैसी मामूली चीज के लिए स्टैनली का गड्ढा खोदना रुकवा दिया था। इसके बाद वो स्टैनली को वापस काम पर भेज देती हैं और जब वो खुदाई करने वाले एरिया में वापस आता है तो सभी लड़के उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैनली देखता है कि जीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया है, जिससे खुश होकर वो उसे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मिस्टर सर स्टैनली से इतना नाराज था कि वो उसको खाना पानी तक नहीं देता। इधर स्टैनली सोचता है कि ऑफिस ने उसने जो कुछ देखा था उससे तो यही लगता था कि जो पतली सी ट्यूब उस गड्ढे में मिली थी वो शायद किसिंग कैट की लिपस्टिक थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैट सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती है जो सैम की मौत और स्कूल की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, पर उसने बहुत सारा खजाना लूटा था। स्टैनली फर्स्ट से खजाने की पेटी लूटने के बाद उसने उसे वहां गाड़ दिया था जहां कभी झील हुआ करती थी। इसके बाद उसके पास वॉकर और उसकी वाइफ आ जाते हैं जो दोनों पैसों के लिए बेचैन हो रहे थे, क्योंकि सैम के मरने के बाद वो झील सूख चुकी थी और पूरा टाउन भी बर्बाद हो चुका था। कैट चाहती तो उसे उसी वक्त मार देती, लेकिन वो उससे पूरा बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो खुद को एक जहरीली छिपकली से कटवा लेती हैं ताकि वहीं पर उसकी मौत हो जाए। और खजाने का सही लोकेशन मालूम ना होने के कारण वॉकर और उसकी आने वाली पीढ़ियां, जिसमें वार्डन भी शामिल थी, इतने बड़े रेगिस्तान में जिंदगी भर गड्ढे खोदते रह जाए। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ स्टैनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखाता है और तभी उसे पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टर जीरोनी है। इसका मतलब यह था कि वो मैडम जीरोनी का वंशज है। जीरो गड्ढे खोदने में फास्ट था, इसलिए वो स्टैनली का गड्ढा भी खोदने में हेल्प करता है। उसे देखकर दूसरे लड़के उससे जलने लगते हैं। अब एक दोपहर एक बदमाश लड़का स्टैनली को परेशान करने लगता है। स्टैनली उसे मना करता है और देखते ही देखते दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही स्टैनली कमजोर पड़ने लगता है और तभी जीरो उसकी हेल्प करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है और वह उस दूसरे लड़के को जान से मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर पिंस्की उन दोनों को रोकने के लिए हवा में फायर करता है। उसी वक्त वहाँ पर वार्डन आ जाती है। तब सभी लड़के उसे बताते हैं कि जीरो स्टैनली को गड्ढा खोदने में हेल्प करता है। इस पर स्टैनली बताता है कि बदले में मैं भी उसे पढ़ने लिखने में हेल्प करता हूँ। यह सब सुनकर वार्डन को काफी गुस्सा आता है, जबकि पिंस्की जीरो का मजाक उड़ाते हुए उसे गधा और बेवकूफ कहता है, जिसे सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फावड़े से मारकर रेगिस्तान में भाग जाता है। मिस्टर सर उसे पकड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन वार्डन उसे रोक देती है क्योंकि जीरो का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी फाइल रिकॉर्ड से डिलीट कर देंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। शाम को सभी लड़के बैठकर डिस्कस करते हैं कि जीरो रेगिस्तान में किस तरह मरेगा। उनकी बातों से स्टैनली को जीरो की काफी फिक्र होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि किसिंग कैट के हाथों लूट जाने के बाद स्टैनली फर्स्ट रेगिस्तान में 16 दिनों तक जिंदा रहा था, क्योंकि उसे एक जगह पर पनाह मिल गई थी जिसे गॉड्स थंब यानी भगवान का अंगूठा कहा जाता है। लेकिन वो जगह कहाँ थी और कैसी थी यह ना तो किसी को पता था और ना ही स्टैनली फर्स्ट किसी को बता पाया, क्योंकि जब लोगों ने उसे ढूंढा तब तक वो आधा पागल हो चुका था। अगले दिन जीरो की जगह एक नया लड़का आता है जो स्टैनली को बहुत परेशान करता है।
तब स्टैनली एक प्लान बनाता है और जब मिस्टर सर सबको पानी देने के लिए आता है तो स्टैनली उसका ट्रक चुराकर भागने लगता है, लेकिन मिस्टर सर ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है। तब स्टैनली उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका ध्यान बंट जाता है और ट्रक एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है, मगर स्टैनली हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही भागने लगता है। दूसरे लड़के उसे भागते देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। जब वार्डन को उसके भागने की खबर मिलती है तो वो मिस्टर सर से कहती हैं कि उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद भेजेंगे, क्योंकि तब तक उसकी लाश भी सड़ गल चुकी होगी और हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर कड़कड़ाती धूप में स्टैनली चलता रहता है। आखिरकार उसे सैम का बोर्ड दिखता है जिसके नीचे थका हारा सा जीरो पड़ा था। वो पीच के बने उस जैम को खाकर जिंदा था जो कैट ने सैम को दिए थे। स्टैनली भी थोड़ा जैम खाता है और तभी उसकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जो अंगूठे जैसा दिखता था और उसे याद आता है कि शायद यही वो जगह थी जहां उसका पूर्वज स्टैनली फर्स्ट ठहरा था। अब वो दोनों उस बोर्ड को छोड़कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं जो काफी मेहनत का काम था। तभी अचानक स्टैनली फिसलकर गिरने लगता है, लेकिन तभी जीरो उसे बचा लेता है, मगर ऐसा करते हुए जीरो के हाथ पर चोट लग जाती है। तब स्टैनली उसकी मरहम पट्टी करता है और वो दोनों लड़के फिर से चलने लगते हैं, लेकिन जल्द ही जीरो बहुत थक चुका था इसलिए वो आगे चलने से इनकार कर देता है। तब स्टैनली उसे अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके पूर्वज एलिया पिग को पीठ पर लादकर पहाड़ पर चढ़ते थे। अब स्टैनली को वहाँ पर कुछ हरियाली दिखने लगती है, साथ ही पानी का एक छोटा सा झरना भी दिखता है। तभी उसकी नजर सैम के प्याज पर पड़ती है और वो तुरंत जीरो को जगाता है, जिसके बाद वो दोनों जी भरकर प्याज खाते हैं और पानी पीते हैं। स्टैनली अचानक वो गाना गुनगुनाने लगता है जो उसके परिवार वाले पीढ़ियों से गाते आ रहे थे। स्टैनली को पता नहीं था कि ये वही पिग वाला सॉन्ग है जो कभी एलिया ने गाया था। स्टैनली ने जीरोनी परिवार के वंशज जीरो की जान बचाई थी, जिसके कारण मैडम जीरोनी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और स्टैनली परिवार पर से श्राप भी हट चुका था। इधर श्राप हटा और उधर स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन कामयाब हो गया। उसने प्याज और पीच के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे पैरों की बदबू से छुटकारा मिल सकता है। उसकी इस कामयाबी पर पूरा परिवार बहुत खुश था। अगले दिन सुबह जीरो कन्फेस करता है कि जूते उसने चुराए थे। उसने देखा था कि वो जूते उस शेल्टर को डोनेशन के तौर पर मिले थे जहाँ पर वो रहता था। उसे पता नहीं था कि वो जूते फेमस हैं, इसलिए वो चुरा कर भाग रहा था। तभी अपनी जान बचाने के लिए उसने जूते ब्रिज के ऊपर से फेंक दिए जो स्टैनली फोर्थ के सर पर जाकर गिरे, लेकिन जीरो अगले ही दिन दूसरी जगह जूते चुराते हुए पकड़ा गया। ये सब सुनकर स्टैनली कहता है कि जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका है, अब उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में स्टैनली की लॉयर उसे रिहा कराने कैंप पर आती है क्योंकि कोर्ट को पता चल चुका था कि स्टैनली बेकसूर हैं, लेकिन वार्डन उसे वहां से भगा देती हैं। तब वो जाते हुए कहती हैं कि अगली बार मैं अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आऊंगी। अब फिर से स्टैनली और जीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा आराम करने के बाद उसी खुदाई वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और उस गड्ढे को ढूंढने लगते हैं जहां स्टैनली को लिपस्टिक मिला था। वो दोनों उसकी खुदाई करते हैं और उन्हें वो संदूक मिल जाता है जिसके अंदर खजाना भरा था। इसके बारे में वार्डन और मिस्टर सर को पता लगता है तो वो दोनों वहां पर आते हैं, लेकिन तभी ढेर सारी जहरीली छिपकलियां उन दोनों लड़कों और खजानों को कवर कर लेती हैं, मानो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हो। ये देखकर वार्डन इंतजार करती है कि जल्द ही छिपकलियां दोनों लड़कों को मार डालेगी और फिर वो उस खजाने की मालिक बन जाएगी। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और वार्डन देखती है कि छिपकलियों ने लड़कों को अभी तक नहीं काटा था और वो वहीं पर थी। तभी वहाँ पर लॉयर पुलिस वालों को साथ लेकर आती हैं। उन्हें देखते ही वार्डन झूठी कहानी सुनाने लगती है कि दोनों लड़के मेरे ऑफिस से खजाने की पेटी लेकर भाग रहे थे, पर तभी जीरो संदूक पर लिखे हुए स्टैनली के नाम को दिखाता है जिससे वो दोनों बेकसूर साबित हो जाते हैं। इसके बाद लॉयर संदूक को अपने कार में रख लेती है और स्टैनली को लेकर वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन स्टैनली जीरो को लिए बिना जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए लॉयर जीरो का फाइल मांगती है और तब उन्हें पता चलता है कि फाइल मिसिंग है। तो एक पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर्स को फोन लगाकर जांच को कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सर एक भागा हुआ अपराधी हैं और पिंस्की भी कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए वार्डन समेत उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसे देखकर सभी लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद स्टैनली और जीरो अपनी फैमिली के सामने खजाने का बक्सा खोलते हैं जिसके अंदर से ढेर सारा खजाना निकलता है। स्टैनली खजाने में से कुछ हिस्सा जीरो को देने की बात करता है जिस पर उसके परिवार वाले मान जाते हैं। जीरो उन पैसों की मदद से कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो उसकी माँ को ढूंढ निकालते हैं और फिर वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सरकार उस समर कैंप को बंद कर देती है और लड़कों को काउंसलिंग के लिए भेज देती है।
इधर स्टैनली और जीरो का परिवार एक दूसरे का पड़ोसी बन जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश थे। स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन बहुत ही कामयाब होता है और फेमस बेसबॉल प्लेयर भी अब उसी के प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।